वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस बाय गौरव दई। आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट ने इस दुनिया को बदल रखा है और उसका एक बड़ा हाथ है द ग्रेट लेजेंड निकोला टेस्ला। जितना भी करंट आपके आसपास है, आप एसी में बैठ पा रहे हो, इवन मुझे देख पा रहे हो, हर तरफ आपके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनमें अल्टरनेट करंट दौड़ रहा है और उस चीज का क्रेडिट जाता है निकोला टेस्ला को। उन्होंने इस दुनिया को बदल के रख दिया। अल्टरनेटिंग करंट, अब तक आप 9th में 10th में या इवन 12th के शुरू के 2-3 चैप्टर में आपने पढ़ा डायरेक्ट करंट, सिंपल सा करंट कांस्टेंट जा रहा है सर्किट से, कुछ ऐसा खास नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट चीजें पुट करी। लेकिन अल्टरनेट करंट की कहानी अलग है। अल्टरनेट करंट ना तो कांस्टेंट है और ना ही वो एक फ्लो में बहता, बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसे वेव की फॉर्म में चलता है, जुग 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 करके। जैसे वेव चलती है ना, ऐसे डायरेक्ट करंट आता है, 1000 बार 100 होता है, 1000 बार 0 100 0। तो बड़ी अलग कहानी है, उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, प्योर इंडक्टिव, प्योर कंडक्टिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, तीनों को कंबाइन करके। इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट। हमने क्या किया, हमने एक सर्किट लिया और उसमें क्या किया, एक रेजिस्टेंस को लगा दिया। हमने ये एक रेजिस्टेंस लिया और इसको हमने एक एसी सप्लाई से अटैच कर दिया और इस एसी सप्लाई की जो वोल्टेज है वो है V0 sin ओमेगा टी। ये सभी को पता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका मतलब आपको अल्टरनेटिंग करंट का कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल के लिए अगर आप ये डायरेक्ट यही टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। किसी भी एसी सप्लाई का करंट जो होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहां जो ये V0 होती है ये पीक वैल्यू होती है, किसकी, वोल्टेज की पीक वैल्यू। हमने यहां एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, इतनी वोल्टेज जा रही है, अब इसके अंदर से कुछ करंट निकलेगा, वही करंट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। हमारा यहां प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ने का मोटिव क्या है, हमें बच्चों चाहिए किसकी वैल्यू, हमें करंट की वैल्यू चाहिए। किसकी, हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब हमने एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी तो इस सर्किट में करंट कैसा होगा एक रेजिस्टर लगाने के बाद, ये हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया और पाथ ले लिया ये। तो यहां जब हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, स्पेलिंग वगैरह भाई थोड़ा देख लेना। V पहले ये लिया V और फिर माइनस R, तो IR इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ लगा दिया और कुछ नहीं किया। V इज इक्वल टू IR। कुछ दिक्कत परेशानी, क्या निकालना है हमें, हमें सर जी करंट निकालना है। तो करंट लिखो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू, V की वैल्यू सर ये है, तो V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू V0 अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी। कुछ गलत लिख दिया, नहीं लिख दिया। वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, करंट निकालने की वैल्यू आ गई। करंट निकालने की वैल्यू करो, ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। कुछ दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां एक और चीज पूछता है, वो है बच्चों फेजर डायग्राम।
अब फेजर डायग्राम कई टीचरों ने इतना हुआ बना रखा है कि पता नहीं क्या है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं है। फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ है। इसको ऐसे समझो, फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है अब समझो। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज किस फेज में चल रहे हैं, क्या वो साथ साथ हैं, क्या एक ही फेज में है या आगे पीछे चल रहे हैं। और यहां पर जो फेज होगा वो क्या होगा बच्चों, ये जो ओमेगा टी है ये फेज है, यहां पर भी फेज ओमेगा टी है और यहां पर भी फेज क्या है, ओमेगा टी है। अगर फेज समझ नहीं आ रहा ना तो इसको एंगल से समझ लो। इस ओमेगा टी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और ये समझ लो कि ये साइन थीटा है, आई नॉट साइन थीटा। इसका एंगल भी साइन थीटा है और ये इसका एंगल भी साइन थीटा है। इसका मतलब ये एक ही एंगल में चल रहे हैं। अब एंगल को फेज से रिप्लेस कर दो अगर समझ आ गया है तो। करंट और वोल्टेज एक ही फेज में चल रहे हैं, यानी सपोज करो ये फेज है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी का फेज है। इसी एंगल पर क्या जा रहा है, इसी एंगल पर वोल्टेज जा रही है, इसी एंगल पर करंट जा रहा है। यानी एक नोट डालो अपने नोट्स में और ये लिखो कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट V एंड I आर इन सेम फेज। इतना नोट करो। हो सकता है अभी शुरुआत में आपको चीजें समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। पिछले प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने क्या किया सर जी, हमने एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R था और उसको हमने AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और उस AC सप्लाई में जो वोल्टेज जा रही थी वो थी V नॉट साइन ओमेगा टी। हमने करंट की वैल्यू निकाली। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान हो तो आपने क्या किया था, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपने वोल्टेज अपॉन रजिस्टर को करंट लिख दिया था और फिर करंट की वैल्यू आ गई थी। यानी बेसिक क्या है, हमने वोल्टेज कनेक्ट की, वोल्टेज से कुछ तिगड़म लगा के हमने करंट की वैल्यू निकाली और फिर ये देखा कि रेजिस्टिव सर्किट में इन दोनों का फेज क्या है, वोल्टेज का और करंट का। अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या किया बच्चों, हमने एक इंडक्टर लिया और उसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी AC सप्लाई, इस इंडक्टर की इंडक्टेंस हमने L मान ली। और यहां आप एक नई चीज सीखोगे, वहां पर आपने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस था वो R था। यहां पर एक नई टर्म है, वो है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर जी ये क्या बवाल बता रहे हो, अभी समझाऊंगा। जीटा L, ये जीटा का सिंबल और ये हालांकि हम इसको एक्सेल ही बोलते हैं। सर जी ये क्या है, देखो बच्चों इस डेरिवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई टीचर क्या कराते हैं, डेरिवेशन के बीच में जाकर इसको समझाएंगे, अरे हाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब यहाँ एक नई चीज आ गई, इसको इंट्रोड्यूस करो और अब इससे डेरिवेशन सोल्व होगी। वो बताऊंगा कैसे, लेकिन हम पहले समझाएंगे। ये जो इंडक्टर है, इसकी अपनी भी एक प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करने की। सर जी ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, दोबारा सुनो। ये जो इंडक्टर है इसकी भी एक अपनी प्रॉपर्टी है करंट को अपोज करने की। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है, तो सीधा सीधा कहो ना कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बेसिकली इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ज्यादा डिटेल में आपको कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा, इंडक्टर पढ़ाया जाएगा, जब भी नहीं बताया जाता इसको, क्योंकि ये इतने काम का नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बच्चों को यही याद किया कराया जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और L इस इंडक्टर की इंडक्टेंस। बस यही इतना ही याद करना है और कुछ नहीं है।
और कुछ नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यहीं खत्म हो गई। अब जैसे ही हमने इस पे वोल्टेज लगाई, वोल्टेज पता है सर, वोल्टेज होगी वी नोट साइन ओमेगा टी, और इसमें कुछ करंट चलेगा आई, उस करंट को ही हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ही इसमें वोल्टेज गई तो फैराडे साहब ने बताया था कि ये इंडक्टर भी एक अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ बना लेगा और एक बैटरी की तरह खुद को कन्वर्ट करेगा। ये वाला पॉइंट जिसको नहीं समझ आ रहा है बच्चों, उसको पहले फैराडे लॉ और लेंज लॉ की वीडियो देखनी होगी। आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी टीचर की देख सकते हैं, फैराडे लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। जब भी हम किसी कोयल के अंदर एक मैग्नेट को मूव कराते हैं, मान लीजिए कोई भी सर्कुलर कोयल है और मैग्नेट को हमने आगे पीछे किया, आगे पीछे करने की वजह से एक ईएमएफ बनती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस यही है फैराडे लॉ, इतना समझ लो। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमें एक फॉर्मूला बताया था, वो है एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस क्यों है? चलो इसको माइनस छोड़ दो, आप माइनस की जरूरत नहीं है। इसका ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जिन्होंने फैराडे लॉ पढ़ा वो जानते होंगे, इसको स्टार मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम औरों की तरह इस सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो हमने पाथ लिया बच्चों, ये पाथ लिया, तो ये पहले वोल्टेज आई फिर ईएमएफ आई। तो अकॉर्डिंग या फिर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, V माइनस ई इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू E, V इज इक्वल टू E की वैल्यू रखते हैं फ्रॉम स्टार इक्वेशन एल डी आई बाई डी टी। अब मैं इस डी आई बाई डी टी को इधर लाता हूं। क्यों भाई, क्यों लाओगे सर, गुंडाराज है? अरे यार करंट की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ये करंट महाराज फाइंड आउट करने हैं ना, इसीलिए मैं इस डी आई बाई डी टी को इधर लाता हूं। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, ये क्या हो गया, V बाई एल। अब मैं यहां से V की वैल्यू पुट करता हूं, तो देखो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी बाई एल। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास डी आई बाई डी टी है, यानी करंट चेंज इनटू, मतलब करंट चेंजिंग पर यूनिट टाइम। मुझे इसको I बनाना है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास I आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन हो गया I इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, वी नोट साइन ओमेगा टी। सर जी क्या क्या पीक वैल्यू है वी नोट? वी नोट क्या है, कांस्टेंट है। एल क्या है, कांस्टेंट है, इंडक्टेंस है। वी नोट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। करो भाई इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एल ओमेगा इंटू माइनस कोस ओमेगा टी। अब यहां क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस बताएंगे कि बच्चों ओमेगा इंटू एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। तो अब हमने तो पहले ही बता दिया, तो क्या करना, कुछ नहीं करना। इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्स एल इंटू चल रहा है माइनस कोस ओमेगा टी, चलने दो। अब मैंने क्या बताया था, अब मैंने बच्चों आपको यह बताया था कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इस इंडक्टर की क्या है, रेजिस्टेंस है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो ये एक तरीके की क्या हो गया, एक तरीके का रेजिस्टेंस हुआ। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हुआ, करंट। आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू माइनस कोस ओमेगा टी। अब बच्चों यहां आपकी फिजिक्स समाप्त हो चुकी है। यहां से अब आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, अब आपकी यहां से मैथमेटिक्स आ जाएगी। एक फॉर्मूला होता है, कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो को या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। क्या ये विजिबल है?
हाँ बिल्कुल विजिबल है। तो मैं इस माइनस कोस ओमेगा टी को लिख सकता हूं बच्चों, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। पाई बाय 2 मतलब 90 ही होता है, ठीक है। पाई होता है कितना, वो आपका क्वाड्रेंट वाला 0, पाई बाय 2 पाई, पाई बाय 2 होता है आपका 90। अब ये वैल्यू माइनस में है। हमारे दो मोटिव थे सर जी, एक मोटिव तो था हमें करंट निकालना है, करंट आपके पास आ गया। सर जी दूसरा मोटिव था हमें फेज चेक करना है। दूसरा मोटिव क्या था, फेज चेक करना है। अगर फेज चेक करना है तो मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव करनी होगी, तो पॉजिटिव आपकी वैल्यू आ गई। इधर मैं लिख देता हूं I इज इक्वल टू, देखना अभी पॉजिटिव हो जाएगी जादू से, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसको आगे लिख दिया, माइनस कॉमन ले दिया, सब कुछ यहां से माइनस कॉमन ले दिया, या आप इसको ये सोच लो रिवर्स लिख दिया, बात वही है। यानी 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 ये जो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का क्या मतलब है, यहां एक बात लिखो कि I लैग्स बिहाइंड V, और कितने से, पाई बाय 2 से। सर जी क्या चीज़ें बकवास चीज़ें बता रहे हो, सुनो समझो। फेजर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बना दूँ फेजर डायग्राम, यहाँ देख लो फेजर डायग्राम, फेज चेक कर रहे हैं। कुछ दिक्कत परेशानी, वोल्टेज किस फेज से जा रही है सर जी, पाई बाय 2 से जा रही है, ओमेगा टी से जा रही है, ओमेगा टी एंगल से वोल्टेज जा रही है जैसे पीछे जा रही थी। लेकिन सर जी ये तो पाई बाय 2 पीछे हो गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी ये इतना ओमेगा टी है ये, और सर जी से माइनस 90 यानी नीचे की तरफ। चीज जो यहां पर आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में बच्चों करंट पीछे रह जाता है किससे, वोल्टेज से, कितना 90 डिग्री या पाई बाय 2। बात समझने की यहां पर सिर्फ यही है, नोट करो। अब पढ़ेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सर जी रेजिस्टेंस में तो, रेजिस्टेंस तो अच्छा टाइम था, मतलब सर कैसे अच्छा टाइम था, सब रिश्तेदार साथ साथ चल रहे थे अच्छे टाइम में। रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार है सर जी करंट। अच्छा टाइम था रेजिस्टेंस में जब साथ साथ चल रहा था, लेकिन जब बुरा टाइम आया, इंडक्टेंस आई, इंडक्टिव सर्किट पड़ा, तो रिश्तेदार पीछे छूट गए, पीछे छूट गए। चीजें आपको क्या याद रखनी है, रेजिस्टिव सर्किट में V और I हमेशा सेम फेज में होंगे, लेकिन जैसे इंडक्टिव सर्किट होगा उसमें वोल्टेज आगे चली जाएगी और करंट लैग कर जाएगा, कितना, पाई बाय 2, फेज अलग अलग हो जाएंगे उसके। बात समझ आई। अब बात करेंगे कैपेसिटिव सर्किट की। चलो इसका भी सीन देख लेते हैं क्या है। हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर तो याद होगा निकम्मो, या कैपेसिटर भी भूल गए, अरे यार बड़ी गंदी फिगर बनी, दोबारा से बनाते हैं। हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने सी ली और इसको हमने एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। जैसे पिछले, अब हमने इसको इसे जोड़ा तो कुछ करंट गया होगा, ये करंट ही हमें फाइंड आउट करना है। जैसे
पिछले इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर की भी एक रेजिस्टेंस पावर थी, रेजिस्टिव पावर थी, उसको हमने बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे ही इसकी भी एक रेजिस्टिव पावर है जिसको हमने नाम दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको हमने डिनोट किया था बच्चों जीटा एल से, इसको हम डिनोट करेंगे जीटा सी से, एक्स सी से, और इसका फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c। बात समझ आई? ठीक है सर जी। हाँ, तो अब हम इस पर भी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ के बगैर कुछ नहीं होगा। तो देखो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग V माइनस सी कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन V माइनस, अब इसकी भी कुछ पोटेंशियल होगा, और एक कैपेसिटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, V इज इक्वल टू Q/C। यहां से Q की वैल्यू निकालो, Q इज इक्वल टू CV। यहां तक कुछ दिक्कत परेशानी? सर जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां पर क्या करो बच्चों, V की वैल्यू पुट कर दो, CV0 sin ω/t। अब मुझे ये पता है, अब मुझे नहीं, बच्चे को पता है, बच्चे को क्या मालूम है कि सर जी अब हमें यहां देखो, हमें करंट लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमें एक तो करंट फाइंड आउट करना, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, हमें फेज देखना है V और I का। मैं यहां I कैसे ला सकता हूं? दिमाग लगाओ सर जी, क्या आप I ऐसे नहीं ला सकते? dQ/dt, dQ/dt भी तो I होता है। यानी अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूं, dQ/dt इज इक्वल टू CV0 sin ω/t इंटू dt। कुछ दिक्कत परेशानी आ गई? बताओ किस किस को समझ आया? सर जी समझ आ गया। अब dQ/dt आ गया हमारे पास I, और बच्चों C कांस्टेंट है, V0 पीक वैल्यू है, sin ω/t dt हो जाएगा cos ω/t इंटू ओमेगा। तो CV इंटू cos ω/t इंटू ओमेगा। बात समझ आई? तो यहां से I इज इक्वल टू ω/c इंटू V0 cos ω/t, मैं इसको लिख सकता हूं? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बच्चों मैं इसको 1/xc लिख सकता हूं? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि xc 1/ω/c होता है। तो 1/xc कितना होगा? सर जी ω/c। बात तो वही है। तो I इज इक्वल टू V0/xc इंटू कोस ω/t। ये क्या है? सर जी ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, और हमारे माननीय आदरणीय श्री श्री ओम जी ने बताया है V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। तो मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I0 cos ω/t। I0 इज इक्वल टू cos ω/t। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है शायद cos 90 इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा में भी ये फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में। हाँ जी सर, लेकिन यहाँ सर जी थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा। तो क्या मैं इस cos ω/t को I इज इक्वल टू I0 sin ω/t प्लस π/2 लिख सकता हूं? सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हमें एक बात बताओ, ये कोस को आपने साइन में कन्वर्ट क्यों किया? बच्चों कोस को हमने साइन में कन्वर्ट इसीलिए किया क्योंकि हमें इनका फेज चेक करना था, और जब तक ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आएंगे हम कैसे इनका फेज चेक कर पाएंगे।
ये v तो है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन में, और ये हो जाता कोस फंक्शन में, इसीलिए हम इसको साइन फंक्शन में लेकर आए। और हमने अब यहाँ पर फेज चेक कर लिया, और सर जी फेज चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो कैपेसिटिव सर्किट है ये बहुत अच्छे से भी अच्छा टाइम है जिसमें रिश्तेदार यानी हमारे करंट साहब वोल्टेज से भी आगे चल रहे हैं, कितना 90 डिग्री। तो यहां आप लिखो I लीड्स V बाय पाई बाय 2 और 90 डिग्री। यानी कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाने लग जाएं तो इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे वोल्टेज साहब चल रहे थे ओमेगा टी फेज में, और जो करंट जो हमारे भाई साहब थे वो क्या आगे निकल गए, कितना 90 डिग्री। सर जी 90 डिग्री करंट आगे निकल गया। तो कुछ इस तरह का इसका फेजर डायग्राम होगा। बात समझ आई? यहाँ आई ऊपर है, आगे है, वहाँ आई नीचे है, पिछले में, और रेजिस्टिव सर्किट में आई साथ साथ चल रहा है। इसको नोट करो। तो बच्चों ये थे 3 सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर LCR सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। LCR को अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने निकम्मे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करते हुए जाना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो।